तो ये सारे काम सोल्जर्स के अपॉइंटमेंट करना, सैलरीज फिक्स करना, बाकी सारे अरेंजमेंट करना, जैसे सप्लाईज, इंस्पेक्शन, ये सारे काम कौन करता था? अरीजे ममालिक करते थे. He was however not the commander of the army, though the Sultan assigned him this responsibility on certain occasions. After that, the fourth one is Diwan-e-Ensa. He was the head of the department of Davide-Khas, all formal and confidential correspondence between the Sultan and the rulers of the other state or subordinate chiefs, governors and officials was carried on by his department. दीवाने एंसा जो है, ये पोजीशन पे जो लोग रहते थे, जो हेड होते थे डिपार्टमेंट के, कौन से डिपार्टमेंट के? दाविरे खास डिपार्टमेंट के हेड होते थे. वो बहुत ही ज़्यादा फेथफुल पर्सन होते थे, लॉयल पर्सन होते थे सुल्तान के. बाकी सारे जो वर्क होते थे, जो स्टेट के बाहर के गवर्नर्स, चीफ्स, ये सारे से मेंटेन करना, सीक्रेट काम बेसिकली वो कौन करता था? दीवाने एंसा करते थे. ही डील विद ऑल टाइप्स ऑफ रॉयल कॉरस्पॉन्डेंस. आफ्टर दैट द दीवाने रसालत. ये कौन सा पोजीशन है? ये फिफ्थ पोजीशन है हमारा. He was the head of religious department. He also controlled the finances of the tax called zakat, which was a religious tax on the Muslim. So ये एक religious department के head होते थे और क्या करते थे? उनका काम होता था बाकी सारे फाइनेंस को कंट्रोल करना, जैसे कि जक़ात नाम का एक टैक्स दिया जाता था जो कि मुस्लिम रिलीजियस टैक्स था, उसको भी मेंटेन करना. उसके अलावा वो he provide financial assistance to the mosque, muktabs, Muslim scholars and religious saints. He also looked after the distribution of charity by the state. Few scholars believe that he was the minister of foreign affairs and looked after the diplomatic relations with the foreign states and welfare of the foreign diplomatic ambassadors. तो कुछ लोग ऐसा भी मानते थे कि ये रिलीजियस हेड के होने के अलावा इनकी ड्यूटी क्या होती थी? वो फॉरेन मिनिस्टर्स भी होते थे. तो उनकी ड्यूटी क्या होती थी? वो बाकी सारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस अदर फॉरेन स्टेट से मेंटेन करना. किनका काम था? दीवाने रसालत का काम था. आफ्टर दैट द सिक्स्थ एंड द लास्ट पोजीशन इज दीवाने काज़ा. ही वॉज द हाइस्ट जुडिशियल ऑफिशियल एंड इन द स्टेट आफ्टर द सुल्तान. सुल्तान के बाद जो हाइस्ट पोजीशन होता है जुडिशियरी का, उसमें कौन होते थे? ये उनके हेड होते थे दीवाने काज़ा. He was the chief काजी. He had both original and appellate jurisdiction. वो क्या करते थे? वो ओरिजिनल रूल भी बता सकते थे, लॉ भी दे सकते थे और अमेंड भी कर सकते थे किसी लॉ को अगर ज़रूरत पड़े तो. After that, the second topic of this chapter is art and architecture in the Sultanate period. तो अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे. सो बेसिकली आर्ट एंड आर्किटेक्चर आर ट्रू मैनिफेस्टेशन ऑफ द कल्चर ऑफ अ पीरियड एज दे रिफ्लेक्ट द माइंड एंड अप्रोच ऑफ दैट सोसाइटी. इट इज़ हियर दैट द आइडियाज़ एंड टेक्निक्स ऑफ अ सोसाइटी फाइंड विजुअल एक्सप्रेशंस. The advent of the Turkish rule in India is significant in more than one respect. While it gave rise to a new socio-political system, it also marked the beginning of a new expression in art. The style of architecture that evolved during the time is called Indo-Islamic architecture. तो ऐसा कि हमने जाना कि जब टर्किश और अफ़गानिस्तान के सुल्तान्स यहाँ पे आकर सुल्तान बने थे, तब क्या होता है? अलग अलग तरीके की इवॉल्वमेंट होती है, बहुत सारी चीज़ें नई आती है. जैसे कि एक आर्किटेक्चर पे भी बहुत सारा काम हुआ था, आर्ट एंड आर्किटेक्चर फॉर्म में भी बहुत सारा काम हुआ था, क्योंकि ये जो एक चीज़ें होती हैं, जो आर्किटेक्चर होता है या किसी भी फॉर्म ऑफ आर्ट होता है, वो रिफ्लेक्ट करता है अप्रोच, माइंड एंड अप्रोच ऑफ दैट सोसाइटी. ये किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है? आपकी अप्रोच कैसी है सोसाइटी में, आप किस तरीके से आपकी इवॉल्वमेंट है, ये सारी चीज़ें एक्सप्रेशन है. ये सारी चीज़ें कौन बताता है? आर्ट फॉर्म या आर्किटेक्चर फॉर्म बताता है. तो जब अफ़गानिस्तान से नया कल्चर आया था तो एक नया आर्किटेक्चर फॉर्म भी आया. दिस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर दैट इवॉल्व ड्यूरिंग द टाइम इज़ कॉल्ड इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर. इस टाइम को कौन से आर्किटेक्चर का फॉर्म दिया गया? इस नाम को इंडो इस्लामिक नाम से जाना गया. The most important source for the study of architecture is the surviving remains of the buildings themselves. तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ऐसा पिक्चर्स में आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्टडी क्या है? हम लोग ये सारे चीज़ों को देख करके उसके बारे में जान सकते हैं कि कैसा फॉर्म ऑफ आर्ट उस टाइम यूज़ होता था, कैसे आर्किटेक्चर्स बनते थे,
तो सबसे पहला क्या है, आर्क एंड डोम मेथड। तो ये सारे पिक्चर्स किसके किसके हैं, द फर्स्ट वन इज़ कुतुब मीनार, द सेकेंड वन इज़ अलई दरवाज़ा, द थर्ड वन इज़ टॉम्ब ऑफ बलबान एंड द फोर्थ वन इज़ लोधी गार्डन। ये सारी चीज़ें हैं वो दिल्ली सल्तनत पीरियड के टाइम पे ही बनाई गई थी बेसिकली। तो सबसे पहले जो फीचर होता है आर्ट एंड आर्किटेक्चर का उस टाइम के इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का, वो क्या था, आर्क एंड डोम मेथड। तो यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ द लोधी गार्डन, जिसके ऊपर में वो फॉर्म किया हुआ है, वो सर्कल जो हाफ सर्कल फॉर्म किया हुआ उसको बोलते हैं हम डोम एंड आर्क फॉर्म। दिस मेथड वाज डिस्पेंस्ड विद द नीड फॉर द लार्ज नंबर ऑफ पिलर्स टू सपोर्ट द रूफ एंड इनेबल द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज हॉल्स with a clear view. The second one is use of superior mortar to hold the stones. After that, use of slab and beam method and the decorative excrements such as use of geometrical shapes and calligraphy, inspirational arts, etc. After that, the synthesis of indigenous motifs such as ball motif, lotus, etc. सो फर्स्ट वन इज़ द कुतुब मीनार। सबसे पहले हम लोग कुतुब मीनार के बारे में जानेंगे। इट इज़ अ टावरिंग 73 मीटर हाई टावर फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक एंड कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश इन द मेमोरी ऑफ सूफी सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। जो कुतुब मीनार है वो करीब से 73 मीटर हाई टावर है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कंस्ट्रक्शन उसका स्टार्ट किया था और कंप्लीट किया था शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने, बिकॉज ऑफ द सडन डेथ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। और वो किसकी मेमोरी में बनाई गई थी, एक सूफ़ी सेंट थे जिनका नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी था, उनके लिए बनाई गई थी, उनके मेमोरी में बेसिकली बनाई गई थी। द लास्ट टू स्टोरीज वर कंप्लीटेड बाय फिरोज शाह तुगलक। इट comprises of the Quwwat Islam Mosque, a 7 meter high iron pillar, the tomb of Iltutmish, Alai Darwaza and the अलई मीनार। ये सारे चीज़ जो है वो कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में ही इंक्लूडेड है। After that, the second one is Alai Darwaza. It was constructed with a dome-shaped gate made of red stone and decorated with stunning Turkish features, made of white marble, inlay and inscriptions engraved in the ancient Naskh script, and screens made with lattice stone depicting unique Turkish craftsmanship. तो अलई दरवाज़ा किसके टाइम पे बनाया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे बनाया गया था, उन्होंने इसको बनवाया था। आफ्टर दैट द अदर वन इज़ द टॉम्ब ऑफ बलबान। इट इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रू आर्क एंड इज़ लोकेटेड एट द आर्कियोलॉजिकल पार्ट ऑफ द मेहरौली। And the last picture is of Lodi Garden. It is the finest example of the synthesis of dome, arc, slam and beam. Other example of architecture are Masjid, Moth, Bada Khan, Chota Khan, Tughlaqabad city was also at that time. तो ये सारी चीज़ें के अलावा भी और भी बहुत सारे आर्किटेक्चर पे काम हुए थे, वो सारी चीज़ें भी दिल्ली सल्तनत के टाइम पे हैं। ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको जानना था। सो आफ्टर दैट द अदर टॉपिक इज़ सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट। अब हम लोग किस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत, जिसमें कि सबसे पहला टॉपिक है लिटरेचर। सो बेसिकली सम हिस्टोरियंस हैव डिस्क्राइब द पीरियड ऑफ द सल्तनत एज literary point of view, but the majority of historians do not accept this view. They say that a medium success was achieved in the field of literature during this period, and literature was produced not only in Persian and Sanskrit but also in other regional language. ऐसा माना जाता था, लिटरेचर के बहुत सारे हिस्टोरियंस ऐसा बिलीव करते थे कि उस टाइम बहुत सारा काम हुआ था लिटरेचर वर्क में हिस्ट्री के टाइम पे, बट कुछ ऐसा भी मानते थे कि मीडियम सक्सेस ही हुआ था अचीव उस टाइम पे। तो लिटरेचर जो है उस टाइम पे किस किस लैंग्वेज में प्रोड्यूस होता था, ना ही सिर्फ पर्शियन और संस्कृत में प्रोड्यूस होता था बल्कि अदर रीजनल लैंग्वेजेस में भी प्रोड्यूस हो रहा था। द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली एंड रूलर्स ऑफ प्रोविंशियल डायनेस्टीज प्रोवाइडेड शेल्टर डिफरेंट स्कॉलर्स हु प्रोड्यूस्ड हिस्टोरिकल, रिलीजियस एंड लिटरेचर इन अदर फील्ड्स ऑफ नॉलेज एज वेल. The same way, books in the form of drama, poetry, prose, etc. were written. Among historians of the period of the Sultanate, Al-Baruni, Hasan Nizami, Minhaj us-Siraj, Ziauddin Barani, Samse Siraj and many more have been regarded as the most famous ones. Translation of certain Sanskrit books
वॉज ऑल्सो डन इन पर्शियन लैंग्वेज ड्यूरिंग दिस पीरियड। उस टाइम पे क्या होता था, बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स भी थे। सुल्तान जो होते थे दिल्ली के, उनके टाइम पे बहुत सारे रिलीजियस, हिस्टोरिकल और लिटरेचर के फील्ड में बहुत सारा काम हुआ था। और सुल्तान जो है वो अपने अपने कोर्ट में स्कॉलर्स को रहने की जगह देते थे। जैसे कि कौन से स्कॉलर्स होते थे उस टाइम पे, अलबरूनी, हसन निज़ामी, मिनहज उस सिरज, जियाउद्दीन बरानी, शमसे सिरज और इनके तरह और भी कई और स्कॉलर्स थे जो कि दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान्स होते थे उनके कोर्ट में रहा करते थे और अपने काम किया करते थे। बहुत सारे संस्कृत बुक जो है वो भी ट्रांसलेट हुए थे पर्शियन लैंग्वेज में इसी टाइम पे। तो लिटरेचर के फील्ड में बहुत सारा काम हुआ था। आमिर खुसरो वॉज कॉल्ड तूत-ए-हिंद, पैरट ऑफ इंडिया। He was the greatest of all Indian poets, and all sorts of works, poetry, prose, drama, etc., were produced in Sanskrit, and good works on philosophy and religious commentaries were written by different scholars. Thus, extensive literature was produced in the Sanskrit during the period. तो आमिर खुसरो तूते हिंद के नाम से जाने जाते हैं, जिसका मतलब क्या है, पैरट ऑफ इंडिया। और वो एक बहुत ही काबिल और महान इंडियन पोइट थे। बाकी सारे पोइट के कंपैरिजन में उनको सबसे ज़्यादा महत्व दी गई है दिल्ली सल्तनत पीरियड में। और बहुत सारे काम हुए थे संस्कृत में, फ़िलोसफिकल, रिलीजियस काम हुए थे। और संस्कृत लैंग्वेज में बहुत ही ज़्यादा लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ था। After that, the second topic is language. So basically the one nobility of this period in literary field was the beginning of literature in different regional language of India. The Khadi Boli, Braj Bhasha, mostly spoken in western UP, provided the bear for the growth of Hindi literature. Some of the famous works written in Hindi during this period were the Prithvi Raj Raso. After that, it marked its beginning during this period, though could develop only afterward. Amir Khusro, however, has been regarded as the writer of both Hindi and Urdu, as well as Vidyapati Thakur, who wrote works in Sanskrit, Hindi and Maithili, encouraged the beginning of Maithili literature toward the end of the 14th century. तो जो लैंग्वेज है उस पर भी बहुत सारा काम हुआ था। जैसे कि हम जानते हैं उस टाइम पे खड़ी बोली, ब्रज भाषा, ये जो यूपी के वेस्टर्न यूपी में बेसिकली बोली जाती थी, इस लैंग्वेज से क्या होता है, हिंदी लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, हिंदी लिटरेचर का डेवलपमेंट होता है। बहुत सारे हिंदी में भी काम हुए थे, अदर लैंग्वेज में भी काम हुए थे। जो सेंट्स होते हैं, भक्ति सेंट्स थे, वो लोग भी अपने मैसेजेस लैंग्वेज के थ्रू देते थे। जो पर्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज होता था वो यूज करते थे। दिस पीरियड दस विटनेस द बिगिनिंग ऑफ द ग्रोथ ऑफ पर्टिकुलरली ऑल रीजनल लैंग्वेज इन इंडिया लाइक बंगाली, पंजाबी, राजस्थानी, सिंधी, गुजराती, मराठी, कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल एंड मलयालम एट्सेट्रा।